हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान का पेपर है और यदि आपने गृह विज्ञान विषय को चुना है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपके पास गृह विज्ञान विषय भी है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना अपनी नोट्स पर, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा। 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना होता है और जिसको भरने के लिए मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, कैसे आपको ओएमआर शीट भरना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या आपसे गलती ना होने पाए, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला जो बहुविकल्पी प्रश्न है, और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे खंड आ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में सही भरते हैं और सही तरीके से उत्तर भरते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर है, लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर पहला है विकल्प मार्क्स ने, दूसरा विकल्प है एंजिल ने, तीसरा विकल्प है टॉलस्टॉय ने, चौथा विकल्प है माइकल एंजिलो ने। तो लोकप्रिय पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंजिल ने। प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? 50 से 60%, या दूसरा है विकल्प 70 से 75%, तीसरा विकल्प है 80 से 90%, चौथा विकल्प है 100%। तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 70 से 75% जल मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में क्या 500 ग्राम होते हैं, या 1000 ग्राम होते हैं, या 1500 ग्राम होते हैं, या फिर 2000 ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। और 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह का एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प वायु प्रदूषण का, दूसरा विकल्प जल प्रदूषण का, तीसरा विकल्प ध्वनि प्रदूषण का, चौथा विकल्प मृदा प्रदूषण का। तो भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल दुर्घटना वायु प्रदूषण का उदाहरण है, क्योंकि भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी इसमें यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फैक्ट्री में गैस लीक हुई थी वह वायु में फैल गई, और हवा में यानी वायु में फैलने के कारण वहाँ पर
कई लोगों की यानी हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, यह भोपाल दुर्घटना जो है वायु प्रदूषण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। टिटनस के रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, यानी टिटनस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? पहला विकल्प है मिट्टी में, दूसरा विकल्प है गोबर में, तीसरा विकल्प है जंग लगे लोहे में, चौथा है विकल्प इन सभी में। तो टिटनस रोग के जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में भी पाए जाते हैं, गोबर में भी पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में भी टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। और यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इन तीनों विकल्पों में टिटनस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, घर में सिलाई करने से बचत होती है। यदि हम घर में सिलाई करते हैं तो इससे किसकी बचत होती है? पहला है विकल्प समय की, दूसरा विकल्प है धन की, तीसरा विकल्प है कपड़े की, चौथा है विकल्प समय, धन एवं कपड़े की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर में सिलाई करने से किसकी बचत होती है? समय, धन एवं कपड़े की। किसकी? समय, धन एवं कपड़े की बचत होती है यदि हम घर में सिलाई करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? क्या टमाटर है, आलू है, भिंडी है या पालक है? दिए गए विकल्पों में से आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। दिए गए विकल्पों में से टमाटर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई क्या है? पहला है विकल्प ग्राम, दूसरा विकल्प है औंस, तीसरा विकल्प है डिग्री, चौथा है विकल्प कैलोरी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कैलोरी, क्योंकि किसी भी भोज्य पदार्थ को नापने की इकाई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, या मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अस्थि भंग के लक्षण हैं। पहला है विकल्प सूजन आ जाती है, दूसरा विकल्प है दर्द होता है, तीसरा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अंग निष्क्रिय हो जाता है, या चौथा ये सभी। तो अस्थि भंग का अर्थ क्या होता है? हड्डी का टूटना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हड्डी टूट जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अस्थि भंग कहते हैं। तो मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट गई या हाथ टूट गया तो क्या होगा? जहां की हड्डी टूटेगी वहां सूजन आ जाती है, और जब हड्डी टूटती है तो वहां पर दर्द भी होता है, अंग निष्क्रिय भी होता है। मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट गई है तो हाथ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहां पर सूजन आ जाएगी, दर्द भी अधिक मात्रा में होगा और वो अंग जो है काम नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी। अस्थि भंग के लक्षण क्या हैं? सूजन आ जाती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय भी हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर यकृत में, दूसरा है विकल्प वृक्क में, तीसरा विकल्प है फेफड़ों में, चौथा विकल्प है आमाशय में। तो श्वसन तंत्र के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? उत्तर हो जाएगा श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। जो फेफड़े जो अंग होते हैं श्वसन तंत्र के, उसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? पहला है विकल्प जल में डूबने पर, दूसरा विकल्प है फांसी लगाने पर, तीसरा है विकल्प दम घुटने पर, चौथा विकल्प है तीनों अवस्थाओं में। तो कृत्रिम रूप से या कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है जब कोई व्यक्ति जल में डूब गया हो, यानी जल में डूब गया हो,
दूसरा फांसी लगाने पर जिसने फांसी लगाने का प्रयास किया हो या जिसका दम घुट रहा हो, तीनों ही अवस्थाओं में कृत्रिम रूप से या कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ पर बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? पहला है विकल्प तेज ज्वर में, दूसरा विकल्प है तीव्र वेदना में, और तीसरा विकल्प है हड्डी टूटने पर, चौथा है विकल्प मोच आने पर। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग हम कब करते हैं? जब तेज ज्वर की अवस्था होती है, यानी तेज बुखार जब आ जाता है, तब बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर थर्मामीटर की सहायता से हम क्या जानते हैं? पहला है विकल्प नाड़ी की गति, दूसरा विकल्प है सांस लेने की गति, तीसरा है विकल्प रक्तचाप, और चौथा विकल्प है शरीर का तापमान। मेरे प्यारे बच्चों, थर्मामीटर की सहायता से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो थर्मामीटर की सहायता से हम शरीर का तापमान जान लेते हैं। किसका? शरीर का तापमान जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? पहला है विकल्प मनोरंजन के लिए, दूसरा विकल्प है कीमती आभूषण खरीदने के लिए, तीसरा विकल्प है सुख की प्राप्ति के लिए, चौथा है विकल्प भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए। तो बचत का मुख्य प्रयोजन या उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन के लिए तो होता नहीं, कीमती आभूषण खरीदने के लिए भी नहीं होता, सुख की प्राप्ति के लिए भी नहीं होता। फिलहाल कहीं न कहीं ये विकल्प सही है कुछ अंशों में, लेकिन सबसे सटीक विकल्प क्या है? भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए बचत करना आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए डालते हैं। यदि हमें कुएं का जल शुद्ध करना है, इसके लिए हम उसमें क्या डालते हैं? क्या गंधक को डालते हैं, या दूसरा विकल्प है पोटेशियम परमैंगनेट को, या तीसरा है विकल्प सोडियम को, चौथा विकल्प है कॉपर सल्फेट को। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं, यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? इस तरह का प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा रोग अशुद्ध जल से फैलता है? अशुद्ध या दूषित जल से या दूषित भोजन से फैलता है। पहला है विकल्प खसरा, दूसरा विकल्प है हैजा, तीसरा है विकल्प टिटनस, चौथा विकल्प है फ्लेग। तो दिए गए विकल्पों में से हैजा रोग एक ऐसा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है, यानी अशुद्ध जल के द्वारा फैल जाता है, अशुद्ध भोजन के द्वारा भी फैलता है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 17 है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना है यदि आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को लिख जरूर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है। वस्तुओं के जलने से गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या नाइट्रोजन गैस, या ऑक्सीजन गैस, या फिर ओजोन गैस। तो वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वस्तुओं के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक है? पहला है विकल्प यहाँ पर घर की सुचारू सफाई के लिए, दूसरा विकल्प है केवल दिखाने के लिए, तीसरा विकल्प है केवल सरकारी निर्देशों के पालन के लिए, चौथा विकल्प है औपचारिकता निभाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कचरा प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है? पहला विकल्प यहाँ पर जो है यही सही हो जाएगा। घर की सुचारू रूप से सफाई के लिए कचरे का प्रबंधन करना आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न संख्या 19 है, डेंगू रोग फैलता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। डेंगू रोग किससे फैलता है? पहला है विकल्प दूषित जल से, दूसरा विकल्प है दूषित वायु से, तीसरा विकल्प है मच्छर के काटने से, चौथा है विकल्प इन सभी के द्वारा। तो डेंगू रोग कैसे फैलता है? प्रश्न का उत्तर होगा मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। डेंगू रोग कैसे फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है। एक प्रश्न और बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है किसके काटने पर? मच्छर के काटने पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या है? डेंगू रोग फैलता है किसके द्वारा? डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 20 का पहला विकल्प है हीमोग्लोबिन, दूसरा विकल्प है प्लाज्मा, तीसरा विकल्प है श्वेत रुधिर कणिकाएं, चौथा विकल्प है संपूर्ण रुधिर। तो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले रुधिर में उपस्थित पदार्थ का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान के पेपर में, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना होगा। मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को लिख लेना, नोट कर लेना, और मेरे प्यारे बच्चों चैनल के साथ जुड़कर आप धुआंधार तैयारी कर सकते हो बोर्ड परीक्षा 2024 की। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।